गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर मैं आज आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेकर, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इमेजेस क्या होती हैं, इमेजेस के अंदर पब्लिक इमेज क्या होती है, कस्टम इमेज क्या होती है, और साथ ही साथ कि हमारा ये जो मशीन इमेज है ये क्या होती है। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा और इससे अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी लैब भी करके दिखाऊंगा। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैक्सिमम कंफ्यूजन जो लोगों को रहता है वो यही रहता है कि सर इमेज में और मशीन इमेज में क्या फर्क है, या एक कस्टम इमेज में और पब्लिक इमेज में क्या फर्क है। तो ये बुनियादी डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, ताकि जब मैं लैब कराऊं तो आपको सारा सिनेरियो समझ आ रहा हो, जब मैं कंसोल पे लेकर जाऊं तो आपको समझ आ रहा हो कि ये ऑप्शन जो होते हैं ये किस काम आते हैं, किस सिचुएशन में करने होते हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का कंसेप्ट वाइज, तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना है, 1 से 2 बार देखिए। और जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सर के वीडियो को कैसे फॉलो करना है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे कोई भी प्लेलिस्ट आप उठा लीजिए, उसको आपको प्लेलिस्ट की सीक्वेंस में देखना है। अगर वहां पे नंबरिंग नहीं भी है, फॉर एग्जांपल AWS की प्लेलिस्ट में 102 वीडियो है अभी तक, और उसमें कोई नंबरिंग नहीं है कुछ जगह पे किसी लेक्चर में कि कौन सा कब देखना है, तो उसका सिंपल सा तरीका है, प्लेलिस्ट की जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो आपको नजर आ रहे हैं, आपको उसी सीक्वेंस में वो वीडियो देखने होते हैं। हालांकि जीसीपी के अंदर मैंने लेक्चर नंबर डाले हुए हैं, जैसे कि ये लेक्चर नंबर 15 है, तो यहां पर लेक्चर नंबर डले हैं, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो एक आपको आइडिया बता दिया है मैंने कि मेरी हर प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में देखना होता है, अगर कहीं पे लेक्चर नंबर नहीं नजर आ रहे हैं तो। चलें, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो आज हमने डिस्कस करना है इमेजेस। इमेजेस क्या होता है, ठीक है। जैसे कि नाम से क्लियर है, इमेज का मतलब है छाया चित्र या किसी की एक परछाई, किसी की एज इट इज हूबहू कॉपी, उसको हम इमेज कहते हैं। जैसे अगर मेरी आप फोटो खींच लें तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये मेरी इमेज है। मेरी इमेज का मतलब है एज इट इज, जैसा मैं दिखता हूं ऐसा ये है, और ये पेपर पे है, ये लाइव नहीं है। तो इमेज का मतलब ये है कि अगर आप मेरा एक पोस्टर खींच के मेरा अगर आप एक रख लें तो वो एक मेरी इमेज है कि भाई मैं ऐसा दिखता हूं, बट इट डजंट मीन कि वो हिलने लगेगा, मेरी तरह बोलने लगेगा। नो, एक पिक्चर है वो जिसमें कि मैं आपको दिख रहा हूं। सिमिलरली आप इमेज क्रिएट करते हैं अपनी किसी भी डिस्क की। देखिए, सर्वर हम बनाते हैं, मैंने अब तक आपको जो लेक्चर पढ़ाए पिछले, उसमें हमने क्या किया, हमने VM इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। अब VM इंस्टेंस हम कई तरीके का क्रिएट कर सकते हैं। हम लिनक्स वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, हम विंडोज वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। लिनक्स वाली आपने बना ली, विंडोज वाली आपने बना ली, आपने मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करी फॉर एग्जांपल। लेकिन बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो सर्वर के अंदर जो ये वर्चुअल मशीन की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो आप इंस्टॉल करते हो, वो आप कहां पे इंस्टॉल करते हो? बिल्कुल सही आपने बताया, वो आप इंस्टॉल करते हो बूट वॉल्यूम में। कहां पे इंस्टॉल करते हो? बूट वॉल्यूम के अंदर। यानी एक बूट वॉल्यूम क्या है? एक प्रकार की डिस्क होती है, एक प्रकार की स्टोरेज होती है, यही तो होता है। यानी इंपॉर्टेंट डेटा, क्रूशियल डेटा अलोंग विद माय ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कहां पे स्टोर होता है? डिस्क के अंदर स्टोर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें हूबहू ऐसा ही सर्वर एक और बनाना है तो हमें वही सेम डिस्क लगानी पड़ेगी वहां पे। बात समझ आ रही है? अगर कोई कंफ्यूजन है दोबारा समझने की कोशिश करें कि एक सर्वर है, सर्वर में बहुत सारी चीजें होती हैं। या मैं आपके लैपटॉप की बात करूं, चलो हम लैपटॉप का एग्जांपल लेते हैं। लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले भी होती है, लैपटॉप के अंदर पोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है ना। आपका चार्जिंग पोर्ट भी होता है, लैपटॉप के साथ चार्जर भी आया होता है, लैपटॉप में हो सकता है कैमरा भी लगा हुआ होता है, ऊपर की तरफ कीबोर्ड भी होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरे लैपटॉप में जो भी सॉफ्टवेयर पड़े हैं, मेरे लैपटॉप में जो भी डेटा पड़ा है, मुझे एज इट इज वो डेटा चाहिए दूसरे लैपटॉप पे। समझिएगा बात को, मैं कहता हूं मुझे एज इट इज, क्योंकि मैंने अपने लैपटॉप में बड़े इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने उसमें वर्चुअल क्या बोलते हैं उसको, विजुअल स्टूडियो डाला हुआ है, SQL डाला हुआ है, मैंने उसमें मैकाफे का एंटीवायरस भी डाल रखा है, मैंने उसमें MS ऑफिस भी इंस्टॉल कर रखा है, बहुत सारी चीजें मैंने इंस्टॉल कर रखी हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरे एक और लैपटॉप है, उसमें वो भी मुझे अपने एम्प्लॉय को देना है अपनी कंपनी में, और उसको भी सेम चीजें डाल के देनी है। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं दोबारा से वही काम करने बैठूं, एक एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूं फिर इंस्टॉल करूं, एक एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूं फिर इंस्टॉल करूं, क्योंकि 50 सॉफ्टवेयर हैं जो मेरे सिस्टम में पड़े हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि वो एज इट इज मेरे दूसरे लैपटॉप में आ जाए, ताकि मेरे दूसरे एम्प्लॉय को भी वही सारी चीजें, सारे सॉफ्टवेयर काम करने के लिए मिल जाए।
तो क्या इसके लिए जरूरी है कि मुझे सेम टू सेम डिस्प्ले भी उसके लैपटॉप में लगानी पड़ेगी, कीबोर्ड भी उठा के लगाना पड़ेगा एज इट इज? नहीं, कीबोर्ड का, डिस्प्ले का, उन सॉफ्टवेयर से, उन इंपॉर्टेंट चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कैमरे का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किसका है? वो सॉफ्टवेयर कहां इंस्टॉल है? आपके हार्ड डिस्क में, जो आपके लैपटॉप की स्टोरेज है उसमें है। यानी अगर वो स्टोरेज उठा के मैं दूसरे लैपटॉप के साथ लगा दूं तो सारा डेटा उस लैपटॉप पे दिख जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या होगा? ये वाला लैपटॉप खराब हो जाएगा क्योंकि इसकी स्टोरेज उठा के मैंने वहां लगा दी, अब इसके पास कुछ नहीं बचा। कहने का मतलब अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जो स्टोरेज यहां है उसकी एज इट इज एक इमेज बन जाए और उस इमेज से मैं उसको वहां पे कॉपी पेस्ट कर दूं तो दूसरा लैपटॉप भी ऐसे ही चल जाएगा। और आप ऐसे ही करते हैं, अगर आपको रियल टाइम में भी ऐसा कुछ करना होता है तो आप कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है? एज इट इज सॉफ्टवेयर वहां पे आ जाते हैं। पर कॉपी पेस्ट में ये होता है कि आप उसके सॉफ्टवेयर को वहां पे जो डाउनलोड करना था वो नहीं करना पड़ेगा, अब आपको सीधा वहां पेस्ट हो जाएंगे, पर इंस्टॉल फिर भी करना पड़ेगा। इन सारी चीजों से बचने के लिए हम रियल टाइम में क्या करते हैं, क्लाउड में क्या करते हैं? अगर मुझे यही काम करना है कि मेरे पास एक सर्वर है और वैसे ही सर्वर का डेटा जो मेरे पहले सर्वर पे अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सर्वर है, इस सर्वर में मल्टीपल सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, और यही सेम सॉफ्टवेयर मुझे दूसरे सर्वर पे चाहिए जो कि बिल्कुल खाली पड़ा है, सर्वर 2। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस सारे डेटा की, ये सारा डेटा कहां पड़ा है? ये डिस्क में पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा? इस डिस्क की एक इमेज बनाऊंगा, मैं इस डिस्क से एक इमेज बनाऊंगा और उस इमेज से मैं जब ये सर्वर बनाऊंगा तो मैं उस इमेज से यहां पे एक डिस्क क्रिएट करके लगा दूंगा। ऐसे से क्या होगा? जो ये डेटा था सॉफ्टवेयर 1 2 3 4 वो इस इमेज में आ चुका था। इस इमेज से जब डिस्क बना के आप इस सर्वर में लगाओगे तो यहां पर भी आपको 1 2 3 4 सॉफ्टवेयर नजर आएंगे और इंस्टॉल्ड नजर आएंगे। सब कुछ इंस्टॉल्ड और कॉन्फ़िगर्ड होगा, यानी अब आपको मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ी। बात समझ आ रही है? इमेज का फायदा क्या है? आई होप अब आपको पिक्चर समझ आ गई होगी कि इमेज क्या काम करती है। तो इमेज का मतलब है आप अपने डिस्क का एक हूबहू कॉपी बना लेते हैं। आपका जो भी डिस्क है सर्वर से लगा हुआ उसकी एक कॉपी बना के रख लेते हैं, रेप्लिका आप इसे कह सकते हो, उसका एक रेप्लिका रख लेते हैं। और बाद में आपको जितने भी नए सर्वर बनाने हैं और जिनमें वही सारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो आप उस इमेज से आप वहां पे उन सर्वर के साथ कनेक्ट करके वो डिस्क वहां पे क्रिएट कर सकते हो। उस डिस्क को अटैच करते जाइए उन नए सॉफ्ट सर्वर्स के साथ, हूबहू डेटा, हूबहू सॉफ्टवेयर आपको वहां नजर आ जाएंगे। ये काम होता है इमेज का। ठीक है, आई होप पिक्चर आपको क्लियर होगी कि आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। जो भी नॉन टेक्निकल पर्सन है, जो भी फ्रेशर हैं, उनको भी ये बात समझ आ रही होगी। और मेरे सारे लेक्चर्स में मैं कहीं भी ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करता कि नॉन टेक्निकल लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। तो कोशिश करिए इन लेक्चर्स को बहुत पेशेंस के साथ देखने की। मेरी बात अगर एक बार नहीं समझ आ रही है उसको दोबारा पीछे जाके वीडियो को दोबारा देखें, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए मेरे लेक्चर थोड़े लंबे होते हैं। हालांकि यही टॉपिक 10 मिनट 20 मिनट में खत्म किया जा सकता है और कई लोग कहते भी हैं कि आपके लेक्चर में आप बात को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। मैं रिपीट नहीं करता हूं, मैं कोशिश करता हूं आपको बात दिमाग में बैठ जाए और इसीलिए मैं इस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करता हूं और ये बहुत कारगर है। तो मेरे लेक्चर को अगर आप पेशेंस के साथ देख रहे हैं ना, सीखने के पर्पज से, तो आपके दिमाग में मैं बिठा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो यू कैन यूज ऑपरेटिंग सिस्टम इमेजेस टू क्रिएट बूट डिस्क फॉर योर इंस्टेंस। तो यही मैंने आपको समझाया कि आप इमेज का इस्तेमाल किस लिए कर सकते हैं? अपनी बूट डिस्क क्रिएट करने के लिए। मैंने की ना, यहां पे मैंने इस इमेज से ही डिस्क क्रिएट करी है और कौन सी डिस्क है? वो बूट डिस्क है। ठीक है, मैंने वहां पे बूट डिस्क का इस्तेमाल क्रिएट की है अपने इंस्टेंसेस के लिए। कोई भी नया इंस्टेंस, कोई भी नया सर्वर बनाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। फायदा क्या होगा? वही पुराना डेटा मेरा वहां पर भी आ जाएगा, वही सारे सॉफ्टवेयर मुझे वहां नजर आएंगे। यू कैन यूज वन ऑफ द फॉलोइंग इमेज टाइप। ये कहते हैं आपके पास दो तरीके की इमेजेस होती हैं, एक होती है पब्लिक और एक होती है कस्टम। पब्लिक इमेजेस का मतलब है जो गूगल क्लाउड के ऊपर पब्लिकली पड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने बना रखी हैं, गूगल ने खुद बना रखी हैं या दूसरी कम्युनिटी से उठा के आपको प्रोवाइड कराई हुई है। तो गूगल इसको मैनेज करता है, गूगल इसकी देखरेख करता है, उन इमेजेस को अपडेट रखने का काम, उन इमेजेस को मेंटेन रखने का काम गूगल खुद करता है। तो गूगल में बाय डिफॉल्ट बहुत सारी पब्लिक इमेजेस आपको मिल जाएंगी। पब्लिक इमेज का मतलब है ऐसी इमेज जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, वहां पे आप पब्लिक
पब्लिक इमेज में आपको जैसे बात समझ आ रही है, लेकिन आप कहेंगे कि सर पब्लिक इमेजेस में क्या होता होगा। देखिए जब मैं लैब कराता हूं आपको, जब मैं आपको लैब कराता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करता हूं, या जब मैंने पिछली लैब आपको कराई पिछले वीडियो में तो मैंने लिनक्स भी सर्वर बनाया था, मैंने विंडोज सर्वर भी बनाया था। तो मैंने जो है बूट डिस्क में जाके मैंने क्या सेलेक्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैंने विंडोज सेलेक्ट किया था। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था ऊपर देखिए ये पब्लिक इमेजेस के अंदर से मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, यानी वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैं सेलेक्ट करता हूं सर्वर बनाते टाइम, मैं कहां से वो इमेज उठाता हूं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहां था, एक इमेज गूगल पे पड़ी हुई थी, उस इमेज का इस्तेमाल करता हूं, उस इमेज में वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे ही मैं उस इमेज को अटैच करता हूं अपने सर्वर के साथ, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे सर्वर में मुझे नजर आता है, वो एज इट इज मेरे डिस्क में वो डेटा कॉपी हो जाता है, आप ऐसा समझ सकते हो। दैट इज इमेज। तो पब्लिक इमेज क्या होती है, जो फ्रीली अवेलेबल है गूगल के प्लेटफॉर्म पे, जो सबको नजर आती हैं, जो बाय डिफॉल्ट गूगल की तरफ से पड़ी हुई हैं और जिन्हें गूगल खुद मेंटेन और मैनेज करता है। Public image are provided and maintained by Google, open source communities and third party vendors। तो चाहे वो open source community के टूल हो, Ubuntu है, CentOS है, Debian के बहुत सारे, Fedora के वर्जन्स हैं, वो सारे के सारे पब्लिक इमेजेस हैं जो वहां पे पड़ी हुई हैं। लाइसेंस्ड वर्जन भी वहां पर हैं, जैसे विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें लाइसेंस इन्वॉल्व होता है, तो वो लाइसेंस की कॉस्ट जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो साइड में बिल नजर आता है वहां पे उसकी प्रीमियम इमेज की कॉस्ट नजर आती है आपको, इसका मतलब है लाइसेंस कॉस्ट वहां पे इन्वॉल्व है। बट जो ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल आपको अपने पब्लिक इमेजेस से लाकर देता है। By default, all Google Cloud project have access to these images and can use them to create instance। So by default ये सबको दिखती है और कोई भी इनका इस्तेमाल कर सकता है। अब फिर सवाल आता है कस्टम इमेज क्या होती है। अब देखो भाई, जो पब्लिक इमेज है उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। अब आप कहते हो मुझे वर्डप्रेस वाला सर्वर चाहिए, तो फिर आप सर्च करो पब्लिक इमेज में एक ऐसा सर्वर जिसमें वर्डप्रेस हो, तो आप सर्च करोगे वर्डप्रेस, तो वहां पे आपको नजर आएगा कि ये एक विंडोज का सर्वर है और इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल है, वर्डप्रेस का फलाना वर्जन इंस्टॉल है। लेकिन अब आप कहते हो मुझे सिर्फ वर्डप्रेस नहीं चाहिए, मुझे वर्डप्रेस के साथ साथ मुझे एसक्यूएल भी चाहिए, तो आपको ऐसी कोई इमेज नहीं मिलेगी जहां पे एसक्यूएल और वर्डप्रेस एक साथ हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि पब्लिक इमेज में आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजें हो, तो ये मसला है। अब आप क्या करोगे, आप वर्डप्रेस वाला सर्वर ले लोगे उनकी पब्लिक इमेज से, और जो एसक्यूएल आपको चाहिए या जो सॉफ्टवेयर वर्जन आपको चाहिए वो आप खुद से इंस्टॉल करोगे उस सर्वर में मैनुअली। चलो आपने ये काम कर लिया, लेकिन अब करने के बाद आपकी कंपनी में 50 लोग हैं, उन्हें सेम चीज चाहिए, उन्हें भी वर्डप्रेस इंस्टॉल चाहिए और एसक्यूएल चाहिए, तो आप उन्हें क्या कहोगे कि भाई ऐसा करो, आप सब भी मेरी तरह काम कर लो, आप सब भी वर्डप्रेस ले लो, गूगल से इमेज वर्डप्रेस वाली इमेज उठा लो और एसक्यूएल आप मैनुअली इंस्टॉल कर दो। यस, ये काम किया जा सकता है, लेकिन यहां पर एक और सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन ये है, आप कहें कि मैंने ये काम कर रखा है, मेरे पास ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है मेरे सर्वर में, ऑलरेडी मैं ये काम कर रहा हूं, मैं इसकी इमेज बना के शेयर कर रहा हूं आपके साथ, आप लोग वहां से अपने सर्वर क्रिएट कर लो। जैसे ही वो अपना सर्वर उस इमेज की हेल्प से क्रिएट करेंगे, उन्हें वहां पे वर्डप्रेस भी इंस्टॉल मिलेगा अपने सर्वर के अंदर, उन्हें एसक्यूएल भी इंस्टॉल मिलेगा अपने सर्वर के अंदर, उन्हें वो सारी फाइलें भी मिलेंगी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो आपके सर्वर में पड़ी थी, जो आप उनके साथ शेयर करना चाहते थे। तो जो भी आपने इमेज बनाते टाइम डेटा रखा होगा अपनी डिस्क में, वो एज इट इज उस इमेज में आ जाएगा, और अब वो इमेज आप जिसके साथ भी शेयर करोगे उन्हें वो सब कुछ नजर आएगा। इससे फायदा क्या है कि अब उनका टाइम बच गया, उनको वो सारी चीजें इंस्टॉल करना, या कोई चीज मिस भी हो सकती है, अगर 10 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, हो सकता है कोई पर्सन 8 ही इंस्टॉल करे, 2 भूल जाए, वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एज इट इज इमेज से वो सर्वर बना रहा है, तो जो चीजें आपके पास थी उनके सर्वर में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी अगर वो उस इमेज से अपना सर्वर क्रिएट करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन को आप कहेंगे कस्टम इमेज, जहां आप अपने खुद के सर्वर की इमेज बनाते हैं। उन सारी इमेज को क्या कहा जाता है? कस्टम। कस्टम मतलब हमारी खुद की बनाई हुई, वो गूगल के प्लेटफॉर्म पे पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी, हमने अपने सर्वर में कुछ काम किया, उसकी एक इमेज बनाई और हमने रख दिया। अगर आप उस इमेज को पब्लिकली शेयर करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, अगर आप उस इमेज को अपनी प्रोजेक्ट के अंदर शेयर करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, अगर आप उस इमेज को दूसरे प्रोजेक्ट में शेयर करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। तो यू कैन डू दैट थिंग। बाय डिफॉल्ट कस्टम इमेज एक प्रोजेक्ट के साथ ही रहती है, बट आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं लैब में सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, कंसोल से भी ये लैब करके दिखाऊंगा और क्लाउड शेल की हेल्प से भी ये लैब करके दिखाऊंगा।
कस्टम इमेजेस आर अवेलेबल ओनली टू योर क्लाउड प्रोजेक्ट। तो मैंने वही कहा कि आपके प्रोजेक्ट में रहती है, बट आप चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं दूसरे प्रोजेक्ट के साथ, या दूसरा प्रोजेक्ट का बंदा भी इसको बना सकता है, तो उसका तरीका है यू कैन क्रिएट अ कस्टम इमेज फ्रॉम बूट डिस्क एंड अदर इमेजेस देन यूज द कस्टम इमेज टू क्रिएट एन इंस्टेंस। तो इमेज से आप क्या करते हैं, आप अपनी डिस्क का पहले इमेज बनाते हैं और उससे फिर अपना इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। कस्टम इमेजेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट बट डू इनकर एन इमेज स्टोरेज चार्ज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है आप जो इमेज बनाएंगे, जो कस्टम इमेज आप बनाएंगे, वो कोई डेटा होगा, आप उसकी इमेज बनाएंगे। आप सपोज करें आपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम 3 GB का होता है, ठीक है। अब आपने जो इमेज बनाई वो इमेज 5 GB की बनी, उसके अंदर आपका भी डेटा है, आपके सॉफ्टवेयर है, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, तो 5 GB की वो इमेज बनी। तो वो जो 5 GB स्टोरेज आप यूज कर रहे हैं गूगल से, गूगल उसका आपसे चार्ज लेगा, बाकी इमेज बनाने का या इमेज की फॉर्मेट में रखने का कोई चार्ज आपसे नहीं लेगा। जितनी स्टोरेज आप कंज्यूम करेंगे उस इमेज को रखने के लिए, गूगल सिर्फ आपसे उसका चार्ज लेगा। पब्लिक इमेजेस का कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ये तो गूगल मैनेज कर रहा है। गूगल आपके अकाउंट में बाय डिफॉल्ट दिखेंगी आपको ये, पर इसका कोई बिल आपसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल है। कस्टम इमेज आप जो बनाओगे वो आप बना रहे हो, आप अपने लिए रख रहे हो बना के, तो आप कुछ स्टोरेज उनकी इस्तेमाल कर रहे हो उस इमेज को रखने के लिए, तो ऑफ कोर्स गूगल उसका प्राइस आपसे जरूर देगा। अब हम इससे आगे की कुछ और डिटेल में चलते हैं। बुनियाद आपकी क्लियर हो गई होगी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं भूल गया बीच में साइड होना, तो आप इसकी इमेज ले सकते हैं, बट मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि स्क्रीनशॉट ना लें। बेहतर होगा अगर मैं साइड में हुआ हूं तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएं, बेहतरीन नोट्स बनाएं, कॉपी में बनाएं, या आप वर्ड पे भी बना सकते हैं और बाद में शेयर कर सकते हैं कम्युनिटी के साथ, हमारे फेसबुक ग्रुप पे, या मेरी मेल आईडी जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इनके बेहतरीन से नोट्स बना के शेयर भी कर सकते हैं, जो हम बाकियों के साथ शेयर करेंगे और हमारी कम्युनिटी को उसका फायदा मिलेगा। तो अब चलिए आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब जरा इन पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं कि कस्टम इमेज को कहां इस्तेमाल किया जा सकता है या इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 पॉइंट यहां पे डिस्कस किए गए हैं कि आप कस्टम इमेज का कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, import a virtual disk to compute engine from your own premises environment। यानी आपके पास जो वर्चुअल डिस्क होती है, चाहे वो आप VMware अपने ऑन प्रेम में इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और आप तरीके से कर रहे हैं, उसकी वर्चुअल डिस्क आप इंपोर्ट करके गूगल क्लाउड पे ला सकते हैं, उस इमेज को लेकर आ सकते हैं और उस इमेज से अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब ऑन प्रेम पे चल रहे सर्वर की इमेज आपको इंपोर्ट करके लानी है, वहां इमेज क्रिएट करनी है, उसको इंपोर्ट करना है क्लाउड के ऊपर, या कॉपी करके ले आओ या कैसे भी स्टोरेज में ले आओ, जैसे भी आप चाहो क्लाउड पे लाओ और क्लाउड में उस इमेज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना सर्वर बनाने के लिए। सो ये काम आप कर सकते हो। और फ्रॉम VM दैट आर रनिंग ऑन योर लोकल वर्क स्टेशन और ऑन अनदर क्लाउड प्लेटफॉर्म, या फिर अगर किसी और क्लाउड पे आपकी वो VM चल रही है और आप वही सेम इमेज जो है, जो सॉफ्टवेयर उस VM में चल रहे हैं, जो डेटा उस VM में पड़ा है, वही आपको गूगल क्लाउड में वर्चुअल मशीन में चाहिए, तो वो इमेज आप इंपोर्ट करके ला सकते हो वहां से। उस वर्चुअल इमेज से, वो जो वर्चुअल डिस्क आपकी होगी उसकी हेल्प से आप अपना जो है यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला ये फायदा है, कस्टम इमेज ही होगी वो, एक्चुअली वो आपकी लाई हुई इमेज होगी, तो ऑफकोर्स वो कस्टम इमेज है, इट इज नॉट अ पब्लिक इमेज, तो वो काम आप कर सकते हैं। सेकंड, क्रिएट एन इमेज फ्रॉम बूट डिस्क ऑफ योर एग्जिस्टिंग VM, देन यूज दैट इमेज टू क्रिएट न्यू बूट डिस्क फॉर योर इंस्टेंस। तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि आप अगर कोई सर्वर चला रहे हैं तो उसकी एक इमेज बना लें, उसके बूट डिस्क की, और उस डिस्क, बूट डिस्क की जो आपने इमेज बनाई है उससे आप आगे के नए सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, उनमें सेम डेटा आ जाएगा। एक ये काम आप कर सकते हैं कस्टम इमेज की हेल्प से। तीसरा, कॉपी वन इमेज टू अनदर इमेज बाय यूजिंग आइदर द गूगल क्लाउड CLI और द API। हाल ये कंसोल से नहीं हो सकता, लेकिन ये काम भी कर सकते हैं आप कि आप एक इमेज को कॉपी कर दें अनदर इमेज के ऊपर, ठीक है। तो कॉपी वन इमेज टू अनदर इमेज, तो एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज कॉपी की जा सकती है बाय यूजिंग ईदर द गूगल क्लाउड CLI or the API. You can also create an image from a custom image in a different project. आप एक इमेज से एक कस्टम इमेज बना सकते हैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, यानी आप उसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं, आप किसी और प्रोजेक्ट के अंदर इमेज को लेकर आना चाहते हैं अलग नाम से, अलग तरीके से, तो वो सारे काम किए जा सकते हैं। एक इमेज आपने ली, आपने उसको सर्वर के साथ कनेक्ट किया, उस इमेज में आपने अपने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए अपनी मर्जी के, फिर आपने उससे एक इमेज क्रिएट करी और आगे उसको शेयर किया, तो ये काम कर सकते हो। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही तो आप समझो जरा, मैं समझाता हूं। देखो ये एक सर्वर है, इस सर्वर में सपोज करो एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, मैंने इसकी एक इमेज बनाई,
इसको नाम दिया इमेज 1, इसमें सॉफ्टवेयर 1 चल रहा है, ठीक है। इस इमेज से मैंने एक दूसरा सर्वर बनाया, मैंने VM2 बनाई, यानी इसके अंदर सॉफ्टवेयर 1 चल रहा होगा। अब जब मैं इसमें एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूंगा, सॉफ्टवेयर नंबर 2, और अब इसकी एक इमेज बनाऊंगा, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, इमेज 1 2, यानी उसमें सॉफ्टवेयर 1 भी होगा, सॉफ्टवेयर 2 भी होगा। अब इससे जो सर्वर क्रिएट होगा इस इमेज से, उसमें बाय डिफॉल्ट 1 सॉफ्टवेयर भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा, यानी इमेज से एक दूसरी इमेज बनाना। तो इस तरीके से भी ये भी काम कर सकते हो आप। तो तरीके बहुत है, गूगल क्लाउड में काम बहुत तरीके से किया जा सकता है। धीरे धीरे जब हम लैब करेंगे तो आपको समझ आता जाएगा। अच्छा, बीच में ना मुझे एक और बात याद आई कि अगर कहीं पर भी आपको किसी भी वीडियो में क्या होता है, डेवऑप्स की वीडियो में जनरली ये हो रहा है कि वीडियोस में जैसे गिटहब के अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं, गिट में कुछ चेंजेस आ गए हैं कि आप डायरेक्ट कोड को पुश नहीं कर पा रहे हैं गिटहब के ऊपर। तो ऐसे केसेस में आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर इस लैब में ये प्रॉब्लम आ गई है, ये चेंज हो गया, सॉल्यूशन क्या होगा, तो वीडियो के कमेंट्स को जरूर देखिएगा। वहां पे हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत हेल्पफुल है। वो कमेंट्स में सॉल्यूशन देती है कि भाई मैंने ये प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया, अगर आपको आए तो आप ऐसे करिएगा। तो ये भी एक मैं सजेशन आपको देना चाहूंगा कि मेरी किसी भी प्लेलिस्ट को पढ़ते टाइम अगर कहीं कोई एरर आता है तो सबसे पहले सारे कमेंट्स चेक करो, उसमें हो सकता है वो सॉल्यूशन आपको मिल जाए जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चलें अब मैं इससे आगे के पॉइंट डिस्कस करता हूं। अब जरा बात कर लेते हैं मशीन इमेज की। देखिए अब तक हमने जो बात करी, हमने बात करी पब्लिक इमेज की, कस्टम इमेज की, लेकिन अब मैं डिस्कस करने वाला हूं मशीन इमेज। अगर आपको लग रहा है सर ये इमेज को ही मशीन इमेज कहा जाता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इमेज में और मशीन इमेज में बहुत फर्क है। फर्क क्या है, बुनियादी तौर पे आपको समझा देता हूं एक ही बात से, और उसके बाद सारी कहानी शुरू करूंगा। जब आप इमेज बनाते हैं तो मैंने अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा होगा तो अभी पिछला यही वीडियो का पिछला पार्ट दोबारा देख लीजिएगा, मतलब इससे पहले के 10 मिनट 20 मिनट। आप ध्यान रखिएगा, जब आप इमेज बनाते हैं तो आप किसी डिस्क की इमेज बनाते हैं। और मैं जब बात कर रहा था, मैं बूट डिस्क की बात कर रहा था कि बार बार मैं यही कह रहा था कि बूट डिस्क की इमेज बनेगी, उसमें जो डेटा पड़ा होगा उससे आप सर्वर के साथ अटैच करेंगे। तो मैं हमेशा एक डिस्क की बात कर रहा था। लेकिन सवाल आता है, अगर सर्वर के साथ मल्टीपल डिस्क लगे हैं तब क्या करेंगे, क्योंकि उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको उन हर डिस्क का अलग अलग इमेज बनाना पड़ेगा। और अलग अलग इमेज अगर एक सर्वर के साथ मल्टीपल डिस्क अटैच है, जैसे आपके लैपटॉप में C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव होती है, ऐसे ही अगर लैपटॉप में C के अलावा D, E, F ड्राइव है तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस ड्राइव में होता है, C ड्राइव में होता है। यानी जो बूट डिस्क है वो तो C ड्राइव ही है, सर्वर तो उसी से क्रिएट हो पाएगा। D, E, F में तो नॉर्मल डेटा पड़ा है, उससे सर्वर क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वर को चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो कि C ड्राइव में है। तो बूट डिस्क तो एक ही होता है। तो इमेज जो बनती है वो हमेशा बूट डिस्क की बनती है। वो इसलिए बनती है ताकि उस इमेज से आप सर्वर क्रिएट कर सको, ठीक है। लेकिन अगर मेरे सर्वर के साथ एक बूट डिस्क यानी कि C ड्राइव लगी हुई है और उसके अलावा D, E, F 3 ड्राइव और लगी हैं और उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मेरा पड़ा है, और वो एज इट इज डेटा मुझे चाहिए, मैं ऐसा सर्वर चाहता हूं जिसमें वो सारी ड्राइव नजर आए, एज इट इज नजर आए, तो क्या वो काम इमेज से पॉसिबल है? जी नहीं, वो काम इमेज से पॉसिबल नहीं है। उस केस में आपको मशीन इमेज बनानी पड़ेगी, यानी जैसा सर्वर है एज इट इज उसकी इमेज बना दो। सर्वर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, N1 टाइप आपने लिया है, साइज जो भी लिया है, 2 GB रैम है, 4 vCPU है, जो भी कुछ है उसमें C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, जितने भी ड्राइव्स लगे हुए हैं वो एज इट इज ड्राइव उस इमेज में आ जाए। अगर ऐसी इमेज आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपका सॉल्यूशन है मशीन इमेज। बात क्लियर हो गई? इमेज और मशीन इमेज में क्या फर्क है? इमेज एक सिंगल डिस्क का होता है, मशीन इमेज मल्टीपल डिस्क का एक सिंगल इमेज बन जाता है। एक सर्वर के साथ 4 डिस्क कनेक्टेड है, चारों को आप एक साथ एक ही इमेज में लेकर आना चाहते हैं, एक ऐसी इमेज बनाना चाहते हैं जिसमें सर्वर की सारी ड्राइव आ जाए, उनका सारा डेटा आ जाए एज इट इज। और ऐसे ही जब मैं दूसरे उस इमेज से एक सर्वर बनाऊं तो उसमें भी 4 स्टोरेज अपने आप आ जाए, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, और जो डेटा पड़ा था वो भी उनमें अपने आप आ जाए। तो ऐसे केस में आपको मशीन इमेज बनानी पड़ेगी। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। अब यहां पर वो पॉइंट्स हैं जो आपको इंटरव्यू के लिहाज से और एग्जाम के लिहाज से आपको नोट डाउन करने हैं, पढ़ने हैं, डिस्कस करने हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। A machine image is a compute engine resource that stores all the configuration, metadata, permissions and data from multiple disk. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, and data from multiple disk of a VM instance.
तो मशीन इमेज क्या होती है, जिसमें डेटा, मल्टीपल डिस्क का डेटा भी होगा उस इमेज के अंदर, उसके साथ साथ क्या क्या होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी। यहां पे देख लीजिएगा सारी कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी आपने की है, आपने जो भी नेटवर्क लिया है, जो भी पोर्ट्स इनेबल किए हैं, आपने एचटीटीपी ट्रैफिक अलाउ किया है, एचटीटीपीएस ट्रैफिक अलाउ किया है, जो भी आपने चीजें वहां कॉन्फ़िगरेशन की हैं उस वीएम को बनाते टाइम, इमेज में एज इट इज आ जाएगा। यानी उससे आप जब दूसरा सर्वर बनाओगे वहां पे वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर आपने अपने एक्चुअल सर्वर में जिससे आप इमेज बना रहे हो, अगर आपने उसमें एचटीटीपी और एचटीटीपीएस ट्रैफिक अलाउ किया था, तो जो इमेज होगी उससे जो सर्वर बनेगा उसमें भी एचटीटीपी और एचटीटीपी ट्रैफिक आपको अलाउ मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो सारी कॉन्फ़िगरेशन, मेटा डेटा यानी मशीन के जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी टैग आपने दिए हैं, यहां पे लिखा भी होगा लेबल्स, मेटा डेटा मतलब जो लेबल्स आपने दिए हैं, परमिशंस, जो भी परमिशंस आपने दी हैं, एंड डेटा फ्रॉम मल्टीपल डिस्क, सारा कुछ उस इमेज में आ जाएगा। बात समझ आ रही है? कैन यू यूज अ मशीन इमेज इन मैनी सिस्टम मेंटेनेंस, बैकअप एंड रिकवरी एंड इंस्टेंस क्लोनिंग सिनेरियो। जब आप एक सर्वर की हूबहू क्लोनिंग चाहते हैं, एज इट इज कॉपी चाहते हैं, सर्वर में 2 ड्राइव है तो 2 ड्राइव आ जानी चाहिए दूसरे क्लोन वाले सर्वर पे, सर्वर में 4 स्टोरेज है तो 4 स्टोरेज और उनका डेटा मेरे को दूसरे सर्वर में आ जाना चाहिए। ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं, या आप बैकअप एंड रिकवरी करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार मेरा ये सर्वर जो है इसमें मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रखा है, बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन चला रखी है, बड़े सॉफ्टवेयर मैंने कॉन्फ़िगर किए हैं जो उनको करने में मुझे कई दिन लग गए, और उसके बाद ऐसा ना हो जाए कि यार किसी वजह से कल को ये कोई दिक्कत हो जाए, तो आप क्या करके रख सकते हो, आप उसकी एक मशीन इमेज बना के अपने क्लाउड में रख सकते हो। तो बहुत मिनिमम कॉस्ट आएगी, जितना भी वो डेटा आप यूज करोगे, मतलब अगर वो इमेज 10 GB की है तो 10 GB का आपको पे करना पड़ेगा मंथली बेसिस पे, जो कि बहुत कम कॉस्ट आएगी। पर फायदा क्या होगा कि किसी भी वजह से अगर कल को उस सर्वर को अपडेट करने के चक्कर में, उसमें कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के चक्कर में अगर वो सर्वर करप्ट हो गया या खराब हो गया या प्रॉपरली काम नहीं कर रही वो एप्लीकेशन, तो आप उस मशीन इमेज से दोबारा एज इट इज सर्वर क्रिएट कर सकते हो, और जिसमें कि आपको सारी चीजें पहले की तरह चलती हुई मिलेंगी। तो इसका यह फायदा है, बैकअप एंड रिकवरी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सिस्टम मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टम मेंटेनेंस के लिए कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल सर्वर पे मैं कोई अपडेट करना चाहता हूं, मैं सर्वर के सॉफ्टवेयर पे कोई अपडेट अप्लाई करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये डर है कि अपडेट होने से ऐसा ना हो कि ये करप्ट हो जाए या एप्लीकेशन प्रॉपर्ली काम ना करे। वो अपडेट के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता कि अपडेट करने से क्या आगे इफेक्ट आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, बैकअप के लिए एक इमेज बना के रख सकता हूं, मशीन इमेज, उसके बाद अपडेट करूंगा। अगर अपडेट सक्सेसफुली हो गया तो मैं उस बैकअप को डिलीट कर दूंगा, बट अगर मेरा अपडेट अनसक्सेसफुल रहा, उसकी वजह से सर्वर ने काम करना ढंग से बंद कर दिया, तो मैं उस मशीन इमेज से अपनी पुरानी वाली कंडीशन पे वापस आ सकता हूं। उससे मैं एज इट इज दोबारा क्रिएट कर लूंगा सर्वर, और मेरा वो सर्वर पहले की तरह चलता हुआ मुझे मिलेगा। तो ये एक बैकअप सॉल्यूशन हो सकता है, रिकवरी सॉल्यूशन हो सकता है। तो आई होप पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि मशीन इमेज कैसे कहते हैं। पब्लिक इमेज, कस्टम इमेज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मशीन इमेज यहां पे डिस्कस कर लिया। इसके अलावा और भी बहुत चीजें होती हैं गाइस, स्नैपशॉट नाम की चीज होती है जो मैं डिस्कस करूंगा। ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको जीसीपी में कोई नहीं कराएगा। एडब्ल्यूएस में बड़ा कॉमन है इन सबको पढ़ाना, एज़्योर में लोग पढ़ाते हैं, पर जीसीपी में ना तो यूट्यूब के ऊपर कंटेंट है इतना ज्यादा, और ना ही ये चीजें अब तक किसी ने डिस्कस करी हैं। तो मैं चाहता हूं कि जीसीपी में फर्स्ट टाइम यूट्यूब के ऊपर ये सारी चीजें हम इतनी इलैबोरेटेड और डिटेल्ड वे में लेकर आ जाएं कि आपको कहीं किसी सेंटर पे जाना ना पड़े, क्योंकि जीसीपी की ट्रेनिंग बड़ी कॉस्टली है मार्केट के अंदर, और मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे जाया जाएं, आपकी मेहनत के पैसे खराब हों, क्योंकि सेंटर पे वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीजें मिलती भी नहीं है। रिकवरी एंड ये हो गया। मशीन इमेज आर द मोस्ट आइडियल रिसोर्स फॉर द फॉलोइंग केस। ये कहते हैं मशीन इमेज बड़ा अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है उन सिनेरियो में जहां पे आपको मल्टीपल डिस्क का बैकअप लेना है, जो कि इमेज से पॉसिबल नहीं है। वहां पे सिंगल डिस्क का बैकअप होता है, सिंगल डिस्क की इमेज बनती है। ऑलवेज रिमेंबर, जब मल्टीपल डिस्क का एक साथ बैकअप लेना है तो मशीन इमेज इज द बेस्ट सॉल्यूशन। इंस्टेंस क्लोन करना है, यानी एक जैसा इंस्टेंस मेरा चल रहा है, जिसमें जो कुछ चल रहा है, जितने डिस्क लगे हैं, एज इट इज क्लोन करना चाहता हूं। एज इट इज सर्वर मैं चाहता हूं 20 और सेम चलते हुए सर्वर की 20 कॉपी और चाहता हूं कि ऐसे 20 सर्वर और बन जाएं, तो इमेज की हेल्प से आप 20 सर्वर बना सकते हो। इंस्टेंस क्लोनिंग कर सकते हो। इंस्टेंस क्लोनिंग का यही फायदा है, आप हूबहू सर्वर बनाओगे, उसमें सब कुछ वही मिलेगा, जो फाइलें वहां पड़ी होंगी वही फाइलें उस सर्वर पे मिलेंगी जो क्लोन से बना है।
तो ये एक फायदा है। मशीन इमेजेस आर सुटेबल फॉर क्रिएटिंग बैकअप ऑफ ऑल डिस्क दैट आर अटैच्ड टू अ VM इंस्टेंस, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। मशीन इमेज कैन बी यूज्ड टू क्लोन इंस्टेंसेस, यू कैन क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ एन इंस्टेंस। तो ये दोनों पॉइंट इसी को इलैबोरेट किए गए हैं, ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, आप जस्ट लिख लीजिएगा। इंफॉर्मेशन क्या स्टोर होती है वो मैंने यहां भी बताया है इस पॉइंट में, और यहां भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। वही पहले बात, डिस्क्रिप्शन, मशीन टाइप, लेबल्स, नेटवर्क टैग्स, मेंटेनेंस पॉलिसी, इंस्टेंस मेटाडेटा, ये सारी वो इंफॉर्मेशन है जो मशीन इंस्टेंस के साथ जाती है, मशीन इमेज में होती है, सेव रहती है। ठीक है, तो एग्जाम में आ जाए तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या मशीन इमेज के साथ में रहता है, मेटा डेटा में क्या क्या चीजें होती हैं। बेसिकली डिस्क्रिप्शन मशीन इमेज का, जो भी आपके सर्वर का एक्चुअल सर्वर जिसकी आप इमेज बना रहे हैं, मशीन इमेज बना रहे हैं, उस सर्वर की जो भी डिस्क्रिप्शन होगी वही उस इमेज की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। उस सर्वर का जो भी मशीन टाइप होगा वही उस मशीन इमेज का मशीन टाइप हो जाएगा। उस सर्वर के जो भी लेबल्स आपने लगाए होंगे वही मशीन इमेज के लेबल हो जाएंगे, यानी एज इट इज चीजें कॉपी उठ के आ जाएगी। बात समझ आ गई? मशीन इमेज स्टोर्ड इन अ क्लाउड स्टोरेज बकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग पढ़ने के बाद भी ये नहीं बता पाते कि एक्चुअल में ये इमेजेस जो हैं, इससे पहले जो इमेज पढ़ी वो भी, और ये वाली इमेजेस स्टोर कहां होती हैं क्लाउड में, किस तरह की स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है गूगल क्लाउड में इन्हें स्टोर करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, गूगल क्लाउड में इन्हें क्लाउड स्टोरेज के अंदर स्टोर किया जाता है। क्लाउड स्टोरेज गूगल की एक अपनी अनस्ट्रक्चर्ड स्टोरेज टाइप है जिसमें इस पूरे इमेजेस को वो स्टोर करके रखता है। मैं अभी आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, नो नीड टू वरी, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो ये वहां पे एक बकेट के अंदर स्टोर होता है। अगर यही आपका सवाल है सर AWS में ये कहां स्टोर होता है, तो AWS के अंदर ये S3 बकेट के अंदर स्टोर होता है। Azure के अंदर ये कंटेनर में स्टोर होता है, और गूगल क्लाउड के अंदर ये क्लाउड स्टोरेज में स्टोर होते हैं। तो ये सारी इमेजेस गूगल कहां स्टोर करता है, क्लाउड स्टोरेज की बकेट में स्टोर करता है। रिगार्डलेस ऑफ वेयर द मशीन इमेज इज स्टोर्ड, यू कैन स्टिल एक्सेस द मशीन इमेज ग्लोबली। ये कहते हैं मशीन इमेज आपने कहां स्टोर की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उस इमेज को ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप उसे ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। मशीन इमेज इज अनचेंजेबल बट यू कैन ओवरराइट फ्यू प्रॉपर्टीज। ये कहते हैं जब एक मशीन इमेज बनती है तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी होती है, मशीन टाइप भी होती है, लेबल्स भी होते हैं, नेटवर्क भी होती है, टैग्स भी होते हैं, मेंटेनेंस पॉलिसी भी होती है। तो क्या जब हम नया सर्वर बनाएंगे तो क्या हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज आ जाएंगे? ऐसा नहीं है, वो मशीन इमेज तो वही रहती है, पर जब आप उस इमेज से सर्वर बनाते हैं तो बाकी चीजों को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप टैग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इवन मशीन टाइप को मॉडिफाई कर सकते हैं। हो सकता है मशीन टाइप जिस सर्वर की मशीन इमेज बनाई है वो सर्वर N1 था, लेकिन अब जब आप बनाना चाहते हो तो आप E2 टाइप का सर्वर बनाना चाहते हो, तो यू कैन चेंज द टाइप। आप टाइप चेंज कर सकते हो, आप टैग चेंज कर सकते हो, मशीन का नाम चेंज कर सकते हो, नेटवर्क चेंज कर सकते हो, आप परमिशंस चेंज कर सकते हो, मेंटेनेंस पॉलिसी चेंज कर सकते हो। मशीन जब उस इमेज से जब आप दूसरा सर्वर बनाओगे तो ये सारी चीजें चेंज की जा सकती हैं, बट इमेज को चेंज नहीं किया जा सकता। इमेज से सर्वर बनेगा, वो सर्वर में चेंजेस कर सकते हो बनने वाले सर्वर में, पर जो इमेज होती है वो एज इट इज होती है, उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। ठीक है, इमेज क्योंकि वो तो एक कॉपी है, वो तो एक कॉपी है, तो उस कॉपी से जब आप सर्वर बनाओगे तब आपके पास ये ऑप्शन होता है कि भाई अपना मॉडिफिकेशन कर लो, आपको जिस टाइप का सर्वर चाहिए, जो भी सर्वर का नाम चाहिए, जो भी पोर्ट आपको इनेबल करने हैं, वो काम आप कर सकते हो। तो वो तो आप अपने सर्वर पे कर रहे हो ना एक तरीके से, उस इमेज से जब एक सर्वर बना रहे हो तो ये ऑप्शन आपको तब मिलता है। आप इमेज को मॉडिफाई नहीं कर सकते, इमेज तो जैसी है वैसी रहेगी और वो क्लाउड स्टोरेज में सेव रहती है। अब मैं आपको जरा ये समझाता हूं कि एक्चुअल में ये कैसे होता है, ये पूरा काम होता कैसे है, इमेज कैसे बनती है, उससे इंस्टेंस कैसे बनता है, बैक एंड में क्या काम हो रहा होता है, ये मैं एक सिनेरियो से आपको समझाता हूं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये इमेज बनती कैसे है क्लाउड के ऊपर। ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, मैं बहुत इलैबोरेट करके आपको समझाऊंगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा सिनेरियो मैंने यहां पे बना दिया है जिसमें मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इमेज कैसे बनती है, अंडरस्टैंडिंग इमेज। देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो डिस्क हैं, आपके पास दो डिफरेंट स्टोरेज हैं। आप विंडो का केस है तो C ड्राइव, D ड्राइव हो सकती है। लिनक्स में काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि वहां पे बूट डिस्क को SDA1 कहते हैं और जो अनदर डिस्क होती है वो SDA2 या SDB या इस तरीके से रहती है। पार्टीशंस भी आप कर सकते हो, मल्टीपल पार्टीशन है आपके स्टोरेज के या मल्टीपल स्टोरेज कनेक्टेड है आपके सर्वर के साथ। तो मैं मान लेता हूं कि सिंपल तौर पे आप इसको ऐसे समझें कि दो अलग अलग डिस्क मेरे पास कनेक्टेड हैं मेरे सर्वर के साथ। वो जो दो डिस्क कनेक्टेड हैं आपके साथ, आप क्या करते हैं, आप उसका ये कहलाएगा आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड, यानी आप जब उसकी इमेज बनाएंगे तो उस दोनों डिस्क का
एक मास्टर बूट रिकॉर्ड आपके पास होगा, यानी जब आप उसे बनाएंगे तो सर्वर में उसकी एक रिकॉर्ड फाइल होगी, उसे मास्टर बूट रिकॉर्ड कहते हैं। उसके बाद उसकी एक रॉ फाइल बनती है disk.ro। जब आप अपनी ये कह लें कि आप जो आपका सर्वर है उसके साथ जो डिस्कनेक्टेड है, जब आप उसको इमेज बनाने की कोशिश करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, ये कुछ प्रोसेस है, ये कुछ सिनेरियो है, कुछ ऐसा आपके आप कह लें कि आपके सर्वर में है। आपके सर्वर में दो पार्टीशन है, उसका एक मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है जिसमें कि उनके पार्टीशंस डिफाइन होते हैं कि इस स्टोरेज में कितना पार्ट है, ये स्टोरेज क्या साइज का है, किस टाइप का है, किस फॉर्मेट है इस स्टोरेज में, किस तरीके से डेटा रखा गया है, वो सारी चीजें वो बूट रिकॉर्ड होंगे। उसकी एक रो फाइल बनेगी। उस रो फाइल की जो आपके पास है, वो जो बूट रिकॉर्ड की पूरी एक फाइलें हैं, उनको हम tar.gzip करते हैं, tar.gzip। लास्ट में आप क्या करेंगे, जब आप उसकी इमेज बनाने लगेंगे, जब आप उस स्टोरेज की इमेज बनाएंगे या उस मशीन की इमेज बनाएंगे, क्योंकि मशीन की इमेज जब आप बनाते हैं तो हमने जैसे कि पढ़ा अभी, उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन, उसके जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी पोर्ट्स इनेबल करने हैं, जो भी हमें उसमें लेबल्स लगाने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आती है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके disk.ro के साथ कलेक्ट करके आप .tar.gz करते हैं। tar का फंक्शन क्या होता है, आपकी डेटा को आर्काइव करना। टार लिनक्स की एक यूटिलिटी है, आप ऐसा समझ लें कि लिनक्स के अंदर .tar से आप क्या करते हैं, आप मल्टीपल फाइल्स को एक सिंगल फाइल में जिप करते हैं या कलेक्ट करते हैं, उसकी एक सिंगल फाइल में आप उसको लेकर आते हैं। तो टार का कॉन्सेप्ट ये होता है। जैसे कि आपने देखा होगा विंडोज के केस में WinRAR नाम की रार फाइल आप बनाते हो। रार फाइल का क्या पर्पस होता है, आपके मल्टीपल फाइल्स को अगर आपको जीमेल पर अटैचमेंट में भेजना है तो आप पहले एक रार फाइल बनाते हो, उसको अटैच करते हो, यानी मल्टीपल फाइल्स को एक साथ एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करना। तो यही टार का काम होता है, मल्टीपल फाइल्स को सिंगल फाइल में कन्वर्ट करना, लेकिन कंप्रेस्ड नहीं होती है, अनकंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। उसको कंप्रेस्ड करने के लिए आप उसको gzip करते हैं। gzip भी अगेन एक यूटिलिटी है लिनक्स की, जिसकी हेल्प से चीजों को कंप्रेस किया जाता है, क्योंकि फाइल बहुत बड़ी होती है, उसको कंप्रेस करके हम भेजते हैं ताकि उसका साइज जो है वो कम हो जाए। तो उसको कंप्रेस करने के लिए आप .gzip करते हैं। तो आप टार और gzip का इस्तेमाल करेंगे, अपनी फाइल को आर्काइव करेंगे और उसको भेजेंगे। तो यानी क्लाउड पे इमेज बनाने का प्रोसेस आपको समझा रहा हूं। आपका जो मशीन इमेज जब आपकी बनेगी या नॉर्मल इमेज आपकी बनेगी, अभी मैं मशीन इमेज की बात, इसको आप कब किसी भी सिनेरियो में ले सकते हैं, फिर चाहे आप इमेज बनाएं, कस्टम इमेज बनाएं, मशीन इमेज बनाएं, कॉन्सेप्ट यही रहता है। मोर ओवर कॉन्सेप्ट यही रहता है। अभी ये नॉर्मल इमेज का सिनेरियो है, आप इसको मशीन इमेज के सिनेरियो में करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे इस डेटा के अंदर ये जो tar.gz फाइल होगी, इसके अंदर आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन और वो सारा मेटा डेटा भी साथ में इसके अंदर होगा। तो ये एक नॉर्मल सिनेरियो है किसी भी इमेज के बनने का। तो वो इमेज जो होती है उसकी एक .tar.gzip फाइल बनती है, वो फाइल अपलोड होती है क्लाउड स्टोरेज के ऊपर। ठीक है, एक फाइल बन गई इस फॉर्मेट में disk.raw.tar.gz, इस फॉर्मेट में एक फाइल आपकी अपलोड हो जाती है क्लाउड स्टोरेज के ऊपर। क्लाउड स्टोरेज से उसकी इमेज क्रिएट होती है। इमेज बनने के बाद वो इमेज एक परसिस्टेंट डिस्क में जाती है। अब ये सिनेरियो है, देखो यहां तक सिनेरियो था इमेज का, यहां तक सिनेरियो था इमेज का कि आपकी इमेज बन गई, लेकिन अब उस इमेज से जब आप सर्वर क्रिएट करेंगे तब क्या होगा। यहां तक तो ठीक है, इमेज बनाने तक ठीक है। इमेज बनाने का प्रोसेस ये है, पहले ऐसे ऐसे ये सारी चीजें होंगी, .tar.gz फाइल बनेगी, क्लाउड स्टोरेज पे जाएगी और एज अ इमेज वो स्टोर हो जाएगी, बात खत्म। लेकिन अब उस इमेज से ही आपको दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करना है, दूसरा सर्वर क्रिएट करना है, तो कैसे होगा, वो इमेज से एक डिस्क बनेगी, एक बूटेबल डिस्क बनेगी जो सर्वर के साथ कनेक्ट की जा सके। तो उस इमेज से आप एक डिस्क बनाओगे, परसिस्टेंट डिस्क बनाओगे या बूटेबल डिस्क बनाओगे, ये आप कह लीजिए। अगर मैं इमेज की बात कर रहा हूं, मशीन इमेज की बात करूंगा तो बूटेबल भी बनेगी और बाकी के जो मल्टीपल डिस्क थे वो भी बनेंगे। लेकिन अभी ये एक डिस्क की बात हो रही है, ये जो सिनेरियो एक डिस्क का है, सबके साथ ऐसे ही काम होता है। तो ये बूटेबल डिस्क का सिनेरियो है जिसमें आप एक बूट डिस्क बना रहे हैं, जो एक नॉर्मल इमेज आप कह लो। मैं अभी यहाँ मशीन इमेज नहीं, मैं इमेज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ऐसा समझो। ठीक है, तो इमेज से आप जब अपना सर्वर बनाएंगे
आएंगे तो क्या होगा, उस इमेज से एक डिस्क बनेगी, बूटेबल डिस्क बनेगी, परसिस्टेंट डिस्क। वो जो बूटेबल डिस्क बनी है वो आप जो भी साइज लोगे, आप जब उससे मशीन इमेज क्रिएट, उससे जब सर्वर क्रिएट करोगे तो N1 टाइप लोगे सर्वर का, आप उसके साथ CPU vCPU सारी चीजें, रैम वैम उसके साथ आपको मिलेगी, है ना। अब आप उसके साथ अपनी डिस्क को अटैच कर दोगे। आप डिस्क वो लोगे जो आपने बनाई थी, जिस इमेज से आपने डिस्क बनाई थी, आप अपनी डिस्क सेलेक्ट करोगे और उससे अपना इंस्टेंस क्रिएट करोगे। इस इंस्टेंस के अंदर आपको वही सारी फाइलें, वही सारे सॉफ्टवेयर नजर आएंगे जो आपको पहले नजर आ रहे थे आपने उस सर्वर में जिससे आपने ये इमेज बनाई है। आई होप थोड़ा समझ आ गया होगा, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आई थिंक, बट आप जब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आसान भाषा में ये है कि ये एक डिस्क है, ये एक स्टोरेज है, सिंगल डिस्क है, ये सिंगल डिस्क है, उसके मल्टीपल पार्टीशन है, ये दो डिस्क नहीं है, पहली बात, ठीक है। ये C ड्राइव D ड्राइव नहीं है, एक ही डिस्क के दो पार्टीशन है। यहां पे उस डिस्क की एक इमेज बनेगी, उस डिस्क की पहले एक इमेज बनेगी, उस इमेज से एक डिस्क बनेगी, उस डिस्क को आप अटैच करोगे किसी नए सर्वर के साथ और अपनी एक नई मशीन बनाओगे और उसमें वही डेटा एज इट इज मिल जाएगा जो पुराने सर्वर में था। तो ये एक सिनेरियो है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, एक नॉर्मल सा सिनेरियो है, जब लैब कराऊंगा तब भी आपको समझ आएगा। बैक एंड पे क्या होता है बस ये समझने की कोशिश करिए कि डिस्क से इमेज बनती है, उस इमेज से डिस्क दोबारा बनती है और वो डिस्क फिर कनेक्ट की जाती है दूसरे सर्वर के साथ। ये सिनेरियो रहता है, बस इतना आप याद रखिए। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस करनी है जिससे कि सारी इस जो लेक्चर हमने पढ़ा है सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। उसको करते हैं, फिर लेक्चर को फिनिश करते हैं। अब अपने इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड करने के लिए, समराइज करने के लिए मैंने यहां पे ये बॉक्स बना दिया है, आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में जितने भी सवाल आएंगे आप सिर्फ इस टेबल की हेल्प से क्लियर कर सकते हैं। बस उससे पहले आपको चीजें समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने वो सारी चीजें समझाई। अब सिर्फ इस एक टेबल की हेल्प से 10 से 20 सवाल इंटरव्यू के और आपके एग्जाम के सारे क्लियर हो जाएंगे, जितने भी आने वाले हैं। देखें जरा, बात बड़ी दिलचस्प है। यहां पे सिनेरियो लिखा है कि किस सिनेरियो में आप किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहां पे 4 चीजों का इस्तेमाल किया है, 4 प्रोसेस कह लें, 4 तरीके कह लें। मशीन इमेज जो हम पढ़ चुके हैं, वो हम कब इस्तेमाल करेंगे, किस सिनेरियो में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम यहां पे बताएंगे। परसिस्टेंट डिस्क स्नैपशॉट भी एक तरीका होता है बैकअप को लेने का, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। फिलहाल के लिए टेबल आप लिखकर इसको समझिएगा। स्नैपशॉट भी एक तरीके की इमेज ही समझ सकते हो आप, ठीक है, तो उसको आप इमेज समझ सकते हो। तो एक स्नैपशॉट यहां पे है, वो किस सिनेरियो में यूज होगा। कस्टम इमेज हम पढ़ चुके हैं, वो हमें कब इस्तेमाल करना है। और इंस्टेंस टेम्पलेट, आप अपने सर्वर का एक टेम्पलेट बना सकते हो, ठीक है, वो हमें किस सिनेरियो में इस्तेमाल करना है। इसको भी डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में, इंस्टेंस टेम्पलेट को और स्नैपशॉट को। फिलहाल के लिए मान के चलो ये भी तरीके हैं सर्वर की कॉपी बना के रखने के, ठीक है। तो मल्टीपल तरीके हैं, स्नैपशॉट भी है और टेम्पलेट भी है। अब देखिए यहां पे वो लिखे हैं, सिनेरियो लिखे हैं, जैसे कि जब मुझे अपने सर्वर के एक सिंगल डिस्क का बैकअप लेना है तो वो बैकअप मैं वो इमेज से ले सकता हूं। जी हां, मैं इमेज से ले सकता हूं। तो यहां पे आप देखेंगे कस्टम इमेज में यस लिखा है, यानी क्या सिंगल डिस्क का बैकअप कस्टम इमेज बना के लिया जा सकता है। बिल्कुल लिया जा सकता है, कर सकते हो। तो क्या ये काम मशीन इमेज से भी पॉसिबल है? जी हां, अगर सर्वर में एक आपके डिस्क लगी हुई है और आप उसकी मशीन इमेज बना रहे हो तो ऑफ कोर्स उस डिस्क का बैकअप तो आ रहा है ना, मशीन इमेज में भी उस डिस्क का बैकअप आ रहा है। तो आप चाहे मशीन इमेज बनाओ तो भी डिस्क का बैकअप तो हो ही रहा है, आप चाहे कस्टम इमेज बनाए तो भी डिस्क का बैकअप हो रहा है। तीसरा तरीका क्या है, स्नैपशॉट, जो हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, उससे भी एक सिंगल डिस्क का बैकअप लिया जा सकता है। यानी सिंगल डिस्क के बैकअप लेने के आपके पास 3 तरीके हैं, मशीन इमेज, कस्टम इमेज एंड स्नैपशॉट। धीरे धीरे इस लास्ट पॉइंट को, ये जो मैं 5-7 मिनट का मेरा ये वीडियो है, ये जिसमें मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, इसको मल्टीपल टाइम देखेगा। बाद में भी जब आगे के लेक्चर आ जाएंगे उनके बाद दोबारा इसको देखेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यहां पे सिंगल डिस्क बैकअप लेने के 3 तरीके हैं। अगर मल्टीपल डिस्क हैं, अगर एक सर्वर के साथ मल्टीपल डिस्क लगी हैं, एक से ज्यादा डिस्क लगी हैं, तो क्या ये काम मैं कस्टम इमेज से कर सकता हूं? देखिए जरा, नो, ये काम मैं नहीं कर सकता। मल्टीपल डिस्क है तो कस्टम इमेज से ये काम नहीं हो सकता। स्नैपशॉट बन सकता है? नहीं बन सकता। टेम्पलेट बन सकता है? नहीं बन सकता। यानी मल्टीपल डिस्क के केस में सिर्फ एक सॉल्यूशन मेरे पास है, दैट इज मशीन इमेज। और यही सवाल आता है, यही इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। ये बारीक बारीक बातें हैं जो आपको डिफरेंशिएट कर
करनी है, क्योंकि बंदा आपसे पूछ सकता है कि अगर इमेज से ये काम हो जाएगा तो फिर हम मशीन इमेज कब बनाते हैं। मशीन इमेज बनानी है जब मल्टीपल डिस्क का बैकअप आपको लेना है, क्योंकि वो और किसी तरीके से नहीं मिल सकता आपको, वो सिर्फ आपको मशीन इमेज में ही मिलेगा मल्टीपल डिस्क का बैकअप। फिर आता है डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप क्या होता है, जब आपने कुछ चेंजेस कर रहे हो आप मल्टीपल टाइम, आज आपने सर्वर पे कुछ काम किया, उसका बैकअप ले लिया या उसका स्नैपशॉट ले लिया, फिर आपने कल अपने सर्वर पे दोबारा काम किया, उसका आपने बैकअप ले लिया, लेकिन अब वो बैकअप डिफरेंशियल होते हैं, यानी जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ सेव होते हैं। इसकी बात करेंगे डिटेल में, नो नीड टू वरी। तो ये डिफरेंशियल बैकअप कहां लिया जा सकता है? जी हां, ये स्नैपशॉट में पॉसिबल है और मशीन इमेज की हेल्प से भी आप डिफरेंशियल बैकअप ले सकते हो, यानी जो चेंजेस हैं सिर्फ वो वहां पे आपको नजर आएंगे। तो डिफरेंशियल बैकअप पॉसिबल है मशीन इमेज। तो अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि मशीन इमेज में जो बैकअप होता है वो डिफरेंशियल बैकअप होता है क्या, आंसर इज यस, मशीन इमेज का बैकअप भी डिफरेंशियल बैकअप होता है, स्नैपशॉट का बैकअप भी डिफरेंशियल बैकअप होता है। तो आप डिफरेंशियल बैकअप लेने के लिए मशीन इमेज का और स्नैपशॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये डाउट है कि डिफरेंशियल बैकअप क्या होता है, मैं डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में, नो नीड टू वरी। इंस्टेंस की क्लोनिंग अभी हम डिस्कस करिए, जस्ट अभी डिस्कस करिए, कहां पॉसिबल है। इंस्टेंस की क्लोनिंग करने के लिए एक सर्वर है, उस सर्वर के साथ मल्टीपल स्टोरेज लगी हुई है, मल्टीपल डिस्क लगी हैं और आपको उसकी क्लोनिंग करनी है। तो क्लोनिंग मशीन इमेज से तो हो सकती है, हमने पढ़ लिया। कस्टम इमेज से भी इंस्टेंस की क्लोनिंग की जा सकती है, दैट इज पॉसिबल। इंस्टेंस टेम्पलेट से भी उसकी क्लोनिंग की जा सकती है, यानी इंस्टेंस की क्लोनिंग करने के लिए तीन तरीके आपके पास है, मशीन इमेज, कस्टम इमेज एंड इंस्टेंस टेम्पलेट। क्लोनिंग करने के लिए तीन तरीकों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बट जो मोस्ट प्रेफरेबल होता है वो मशीन इमेज ही होता है इंस्टेंस की क्लोनिंग करने के लिए। हालांकि जीसीपी के कंसोल में डायरेक्ट क्लोनिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, आप सीधा वहां से क्लोन करके एज इट इज सर्वर बना सकते हैं। बेस इमेज फॉर रेप्लिकेशन, अगर आपकी जो बेस इमेज है जो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें, अगर आप उसका रेप्लिकेशन करना चाहते हैं तो कैसे होगा? यह काम मशीन इमेज से पॉसिबल नहीं है, स्नैपशॉट से पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कस्टम इमेज सॉल्यूशन है। तो अगर इंटरव्यू में आ जाए, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, बस ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे पूछ ले मल्टीपल डिस्क बैकअप के लिए क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज मशीन इमेज। कोई आपसे पूछ ले बेस इमेज के रेप्लिकेशन के लिए क्या सॉल्यूशन है, दैट इज कस्टम इमेज। क्योंकि आप देख सकते हो बाकी तीनों में नो लिखा हुआ है, यानी ये एक स्पेसिफिक सिनेरियो होगा जहां कस्टम इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जगह तो और भी सॉल्यूशन है, लेकिन ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जहां सिर्फ कस्टम इमेज हेल्पफुल होगा आपके लिए जब आप बेस इमेज की रेप्लिकेशन करना चाहते हैं। बेस इमेज मतलब जो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका बूट वॉल्यूम है, उसका रेप्लिकेशन करना चाहते हैं अपने तरीके से, जिसमें कि आपके खुद के सॉफ्टवेयर पड़े हैं, खुद की चीजें पड़ी हैं, अगर उसका रेप्लिकेशन करना है दैट इज पॉसिबल विद द कस्टम इमेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी गाइस जो हमने डिस्कस करी हैं। हो सकता है पहली बार देखने में सुनने में थोड़ा सा नया लगे, कोई बात नहीं, जब इसकी अगले वीडियो में लैब करेंगे सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। हो सकता है अभी माइंड में बहुत सारे सवाल हो आपके कि सर ये बता तो दिया बट सर समझ नहीं आ रहा, सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, सर ये बात है वो बात है। नो नीड टू वरी गाइस, अगले वीडियो में सब कुछ दोबारा से क्लियर कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये गारंटी मेरी है। आप बस मेरे लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखिए, ऐसे देखिए कि पैसे देके देख रहे हैं, सिंसियरिटी के साथ, ठीक है। ये नहीं कि देखा चाय भी पी रहे हैं, मूवी भी लगी हुई है, वेब सीरीज भी चल रही है और भूपेंद्र सर का लेक्चर भी चल रहा है, ऐसा ना करें, सिंसियरिटी के साथ देखें। और चलिए अब इस बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। आते जाते बात को इस शेर के साथ, निदा फाजली साहब के इस शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा कि कुछ दिनों तो शहर सारा अजनबी सा हो गया, कुछ दिनों तो शहर सारा अजनबी सा हो गया, फिर हुआ यूं वो किसी की मैं किसी का हो गया। इश्क करके देखिए अपना तो ये है तजर्बा, इश्क करके देखिए अपना तो ये है तजर्बा, घर मोहल्ला शहर सब पहले से अच्छा हो गया। तो निदा फाजली साहब का एक शेर था, एक शेर था जो आपके साथ शेयर किया मैंने, और निदा फाजली साहब के इस शेर के साथ अलविदा लेना चाहूंगा कि अब खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला, अब खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला, हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।